हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसपीटी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपका जो भी सोर्सेज है आप उसमें डेस्टिनेशन एज के इस करंट अफेयर्स को जरूर इंक्लूड कर रहे होंगे। देखो क्या है ना कि करंट अफेयर्स का सोर्सेज बहुत ही ब्रॉड है और आप कितना भी करें कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगता है ऐसा कि थोड़ा हम लोग कम कर पाएँ या फिर और कुछ करना चाहिए था। तो थोड़ा सोर्स को डाइवर्सिफाई ज़रूर करो और मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह से आप लोग चीज़ों को देखो, लेकिन उस कहीं से भी आप चीज़ों को देख रहे हैं तो उनके कंटेंट को जरूर एनालाइज करो। इनका जो भी कंटेंट है क्या आपके 70 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव्स के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है। और हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि आपको जो कुछ भी प्रोवाइड करें एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो सारा चीज़ एनालाइज्ड है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हुए हमारा ये सब करंट अफेयर्स जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 4 अक्टूबर। तो देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके लिए और फिर हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट विल होस्ट द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 इन नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। और आप लोग जो कोई भी प्रिपेयर करें 70 बीपीएससी के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, देखो ये जो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 होने वाला है नवंबर में, ये बेसिकली बिहार में होने वाला है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बिहार कर रहा है, जो कि नवंबर में होगा। ओके, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग बिहार में कहाँ होगा, कब होगा। तो देखो, विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2024 विल बी हेल्ड इन राजगीर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कहाँ हो रहा है? राजगीर में हो रहा है, इन बिहार, फ्रॉम नवंबर 11 to 20, बेसिकली 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक आपका राजगीर बिहार में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। ओके, आगे बात कर ले। दिस इवेंट इज अ माइलस्टोन फॉर बिहार। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार के लिए और ये जो इवेंट है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है बिहार के लिए, बिकॉज इट विल टेक प्लेस, ओके, इट विल टेक प्लेस एट द न्यूली डेवलप्ड राजगीर हॉकी स्टेडियम। तो अभी नया नया बना हुआ राजगीर हॉकी स्टेडियम में आपका ये मैच होने वाला, तो बहुत चैलेंजिंग होगा बिहार के लिए हर चीज़ को मतलब स्टैंडर्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल से उस चीज़ों को प्रेजेंट करना, और बिहार के लिए अपने में ही बहुत गर्व की बात है। ओके, तो ये आप टॉपिक को जरूर इंक्लूड करें अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेज पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आखिर कौन कौन से देश यहाँ आगे पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो टॉप एशियन टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान एंड कोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं? भारत के तो हैं, चाइना, जापान और कोरिया से आ रहे हैं। विल कम्पीट इन द टूर्नामेंट। तो बेसिकली ये 4 देश के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए सब पर्टिकुलर कंट्री से, इंडिया, चाइना, जापान और कोरिया से महिलाएं खिलाड़ी आ रही हैं। ओके, तो जरूर ध्यान रखें राजगीर। ओके, राजगीर हॉकी स्टेडियम। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिंगरू इशिबा हैज ऑफिशियली बिकेम द 102nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिंगरू इशिबा आधिकारिक तौर पर किस देश के 102वें, एक्चुअली 102वें प्रधानमंत्री हो गए हो, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए जापान, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड या फिर डी वियतनाम। तो देखो जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा जापान, ठीक है ना। जापान आप लोग को ध्यान रखना है और देखते हैं हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन में इसको। तो जापान के जापान पार्लियामेंट ने अभी 1 अक्टूबर को, जापान पार्लियामेंट ने अभी 1 अक्टूबर को फॉर्मली इलेक्ट किया, फॉर्मली इलेक्टेड किसको इलेक्ट किया? शिंगरू इशिबा। ओके, द हेड ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो शिंगरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ओके, और वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? वो पार्टी बिलोंग करते थे कौन से पार्टी से? डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, माफ कीजिएगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कंप्लीट नाम ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, देखो क्या है ना कि जापान थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंसर्न्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जापान के साथ बात बहुत जगह जुड़ा है। जैसे क्वाड कंट्रीज में भी अगर देख लो तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, उसमें भी जापान और भारत एक साथ है।
ठीक है ना। तो जापान कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही मजबूत देश है एक तरह से। ओके, और वहाँ पे कोई भी चेंजेस होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, ठीक है ना। तो देखो, शिंगरू इशिबा हैज़ बिकम द 102nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये भी तुमको ध्यान रखना है, शिंगरू इशिबा जो है अभी जापान के 102वें नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। थोड़ा कुछ और हम लोग जान लेते हैं इनके बारे। तो देखो, शिंगरू इशिबा हैज़ ऑल्सो बीन द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इससे पहले वो कोई मंत्रालय उनके पास था? जी हाँ, वो जापान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं शिंगरू इशिबा इससे पहले। ओके, आगे अगर हम लोग बात कर ले, ही हैज़ रिप्लेस्ड फूमियो किशिदा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री थे जापान के फूमियो किशिदा, अभी उनको रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया था अपने पोस्ट से। ओके, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपके फूमियो किशिदा ने रिजाइन किया था, जिससे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और शिंगरू इशिबा ने वहाँ पे नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो कि वहाँ के पहले वहाँ पे एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय होस्ट करते थे, ठीक है ना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद। क्या नाम है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का? काजिंद नाम है, ठीक है ना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सवाल क्या है आपका? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस है ए मंगोलिया, बी कतर, सी कजाकिस्तान या फिर डी किर्गिस्तान। तो देखो, थोड़ा सा आप तुम लोग एनालॉजी लगाओ, थोड़ा एप्टीट्यूड लगाओगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो, काज इंद यानी कि कजाकिस्तान और इंडिया, वेरी सिंपल। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, ठीक है ना, सी कजाकिस्तान, ठीक है। थोड़ा किर्गिस्तान में थोड़ा बहुत फंस सकते हैं बहुत लोग, लेकिन इतना भी नहीं है। आप आराम से देखो, के ए जेड और IND, पहला 3 वर्ड दोनों कंट्रीज का लेकर के नाम बना दिया गया है। तो देखो, द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना एडिशन पे भी ध्यान दिया करो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, एडिशन पूछ लिया जाता है। ये आपको बता देंगे कि इंडिया और कजाकिस्तान मिलकर काजिंद कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा एडिशन है। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन है? ये 8th एडिशन है। ओके, भारत और कजाकिस्तान का 8th एडिशन है काजिंद 2024 एक्सरसाइज का, विच बिगैन इन उत्तराखंड। हाँ, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे, कौन से पर्टिकुलर कंट्री पे, या फिर अगर कंट्री के आपको सिटी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या स्टेट पूछ सकते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि इस बार काजिंद जो एक्सरसाइज हुआ है भारत और कजाकिस्तान का, वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। आगे थोड़ा जानते हैं हम लोग और इसके बारे। तो देखो, द एम ऑफ काजिंद जॉइंट एक्सरसाइज इज टू एनहांस द जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ साइड्स टू कैरी आउट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। तो बेसिकली देखो क्या है ना कि उत्तराखंड जैसा एरिया क्या होता है? हिली एरियाज, पर्वतीय क्षेत्र है। ओके, तुमको पता होगा जम्मू कश्मीर भी क्या है, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र है। तो हम लोग पहले ही उस तरह के एक्सरसाइज वो सब एरिया में कर लेते हैं, ताकि इनकेस इमरजेंसी के टाइम में अगर कुछ मान लो टेररिस्ट अटैक और इस तरह से प्रॉब्लम होता है जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में या उत्तराखंड जैसे एरियाज में, तो उसमें क्या होगा ना कि आप पहले से एक्यूप रहेंगे कि हाँ भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से हम लोग टेररिस्ट को काउंटर अटैक कर सकते हैं, किस तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह का आप लोग को पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब प्रोग्राम करा के, ये सब एक्सरसाइजेस करा के। और देख ले, अगर अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री द एक्सरसाइज विल फोकस ऑन ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन। यही चीज मैं बता रहा था आप लोग को। सेमी अर्बन मतलब एकदम अर्बन नहीं, एकदम शहर नहीं, थोड़ा बहुत सेमी अर्बन एरियाज, थोड़ा बहुत शहर जैसा हल्का फुल्का, ज़्यादा भी नहीं। और माउंटेनियस टेरेन बोलने का मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र। ओके, बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ ना टेक्निकली आप लोग को मतलब जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी आर्मी पर्सनल्स हैं, उनको ये सब ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एरिया का जिसको पकड़ होगा तो वो लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमारे सैनिक को नहीं एरिया का पकड़ होगा तो बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हो सकता है, हम लोग का बहुत लोग शहीद हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह का ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा है। नाम जरूर याद रखिएगा, काजिंद, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच है, और इस बार कहाँ हुआ है? तो इस बार ये उत्तराखंड में हुआ है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। So let's move on to next question. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फूट एंड माउथ डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ओके, तो फूट एंड माउथ डिजीज क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ये देखो, ये कोई डिजीज बहुत नया नहीं है, काफ़ी दिन से चल भी रहा है, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए आपको ओवरऑल ये चीज़ जरूर जानना चाहिए, ठीक है ना।
तो आपको बताना है कि ये फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये किस तरह का डिजीज है। आपके ऑप्शन है ए, क्या ये फंगल डिजीज ऑफ बर्ड्स है, क्या ये एक तरह के पक्षियों में होने वाला फंगल डिजीज है। बी, क्या ये वायरल डिजीज फॉर लाइव स्टॉक्स है, बेसिकली बोलने वाला क्या ये एक तरह का वायरल डिजीज है, वायरस रिलेटेड डिजीज है, किसके लिए, मवेशियों के लिए, ठीक है ना। या फिर ये एक तरह का प्लांट डिजीज है, क्या ये पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियां हैं, या फिर नन होता होगा। कुछ गेस्ट करो, कुछ सोचो। देखो सोचने से क्या होगा ना कि आप लोग का खुद का ना मतलब एक एबिलिटी बनेगा कि आप कैसे सोच सकते हो। ओके देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक तरह का वायरल डिजीज है फॉर लाइव स्टॉक्स, पशुओं के लिए एक वायरल बीमारी है आपका फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है ना। तो थोड़ा जानते हैं हम लोग इस चीज को। पशुओं के लिए वायरल डिजीज है, हम लोग जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट इसमें क्या लेकर के आई है। देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश फूट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स। बोलने का मतलब क्या है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि फूट एंड माउथ डिजीज जो कि कहीं मवेशियों को होता है तो वो उससे बचने के लिए कुछ ऐसे स्टेट्स में उनका फ्री जोन बनाया जाए जहाँ पे उस तरह का बीमारी ना फैले। तो हम लोग को जानना चाहिए भाई कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये फ्री जोन्स बनाए जा रहे हैं। तो देखो वो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। तो कोशिश करो इन सबको आइडेंटिफाई करने का, थोड़ा समझने का, कहीं आपको कुछ और भी ऑप्शन देकर के फंसाए तो आप फंसना मत, ठीक है ना। कहीं आपको बिहार दे दे तो मत फंसना, झारखंड दे तो मत फंसना, ठीक है ना। और हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स में आपका फूट एंड माउथ डिजीज जो जानवरों मवेशियों में फैल रहा है उससे बचाने का भारत सरकार ने कोशिश कर रही है, और उससे मतलब बचा के मतलब फ्री जोन्स बनाना चाह रही है कि जहाँ पे ये बीमारी ना फैलता हो। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, आई होप आप लोग को ध्यान रहेगा ये चीज। आगे हम लोग बात करते हैं फूट एंड माउथ डिजीजेस इज अ हाईली कंटेजियस वायरल इलनेस इन्फेक्शन। बोलने का मतलब काफी तेजी से फैलने वाला ये एक तरह का वायरल बीमारी है। ओके, जो कि किस में फैलता है, ज्यादातर अफेक्टिंग लाइव स्टॉक्स। यहाँ पे आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक किस किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये मवेशियों में ज्यादा होता है, ठीक है, लाइव स्टॉक्स में ज्यादा होता है। तुम लोग ने क्या करना ना, इसको थोड़ा गूगल में सर्च करके थोड़ा देखना किस तरह से ये डिजीज होता है, थोड़ा इसका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा ना कि आप पिक्चर्स देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाती है। ओके, तो किस तरह के मवेशियों में होता है, किस तरह के लाइव स्टॉक्स में ये फैलता है ज़्यादा, सच एस कैटल, स्वाइन, शीप एंड गोट्स। तो बेसिकली जो दूध देने वाली होती है ना, ज़्यादातर गाय हो गए, बकरी हो गई, ठीक है ना, शीप हो गया, तो इन सब पे ये सब ज़्यादा फैलता है, ठीक है ना। और स्वाइन भी है यहाँ पे, लेकिन ये हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स ये सब इस तरह के जानवरों में नहीं फैलता, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है, आप लोग को समझना पड़ेगा कौन कौन से मवेशियों में ये होता है। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। जो भी ये बीमारी है फूट एंड माउथ डिजीज है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि लाइफ स्टॉक्स और मवेशियों में होता है। आई थिंक आप एग्जाम में अब गलती नहीं करेंगे। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, व्हाट इज ड्रग रीपर्पसिंग रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है ड्रग रीपर्पसिंग क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में उल्लेखित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए, मॉडिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। बोलने का मतलब क्या, ड्रग जो रिपर्पसिंग है उसमें दवाओं की रासायनिक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। बी, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन। बोलने का मतलब क्या ये एक नए उपचार या चिकित्सक स्थिति के लिए मौजूदा दवा का उपयोग करना है। आगे देखते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग द डोजेज ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट। या ड्रग रिपर्पसिंग एक तरह से ड्रग्स जो भी डोजेज हैं ड्रग्स के उनको बढ़ाना है, मतलब कि क्या उपचार में दवाओं की खुराक को बढ़ाना होता है। या फिर सी, कंबाइनिंग डिफरेंट ड्रग्स फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट। बोलने का मतलब मौजूदा जो भी ड्रग्स हैं उनको बहुत सारे ड्रग्स को मिला करके कहीं ना कहीं एक और दवा तैयार हो जाता है, क्या उसको रिपर्पसिंग बोलते हैं। तो कुछ सोचो, या कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सोच पाओ कि आपको आंसर लेके आना है इस पर्टिकुलर वर्ड से लेके आना। वर्ड क्या है, ड्रग रिपर्पसिंग।
तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ड्रग रिपर्पसिंग बोल रहा है, इट इज यूजिंग ड्रग फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बी सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? एक नए उपचार या चिकित्सा स्थिति के लिए मौजूदा दवा का उपयोग करना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग कैसे सही कर सकते थे कि यहाँ पे ड्रग बोल रहा है, ठीक है ना, तो एक ड्रग का बात हो रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा हम लोग चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन में इसका और जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको सही कर पाए। देखो रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, हैज पोटेंशियल फॉर कैंसर मैनेजमेंट थ्रू ड्रग रिपर्पसिंग। बोलने का मतलब कि ऑलरेडी एक ड्रग मौजूद है जो कि बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। आपका जो भी इस तरह का मतलब होता है ना कि बहुत दबाव जैसा मन अच्छा नहीं लग रहा हो, इस तरह का एंटी डिप्रेसेंट होता है, जो कि दवाइयाँ होती है जो कि आपको मतलब इस तरह के स्ट्रेस और इस सब चीज़ से बाहर निकालती है। तो उसका जो है ना, उसका हम लोग पोटेंशियल यूज़ किसी के लिए कर सकते हैं, कैंसर को मैनेजमेंट में कर सकते हैं, कैंसर के लिए भी उसको ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू? ड्रग रिपर्पसिंग के थ्रू। तो यही एक्चुअली ड्रग रिपर्पसिंग है। दवा किसके लिए था? एंटी डिप्रेसेंट के लिए, लेकिन अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? कैंसर के मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये एग्जाम्पल है ड्रग रिपर्पसिंग का। हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पूरा ड्रग रिपर्पसिंग का। देखो ड्रग रिपर्पसिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एग्जिस्टिंग ड्रग्स फॉर न्यू ट्रीटमेंट। बोलने का मतलब जो ड्रग, जो दवाइयाँ पहले से ही मौजूद हैं उनका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? नए ट्रीटमेंट को कर पा रहे हैं और कंडीशंस नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड। बोलने का मतलब जो दवा उस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने के लिए नहीं बनी थी, किसी और चीज़ के लिए बनी थी, ठीक है ना, सर दर्द को ठीक करने के लिए बनी थी, अब वो क्या है? पेट दर्द को भी ठीक कर रही है। अब पता चला कि वो पेट दर्द को भी ठीक कर दे रही है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एक तरह से क्या बोलेंगे? ड्रग रिपर्पसिंग बोलेंगे। देखो पर्पस को बदलना, इसी को रिपर्पसिंग बोलते हैं। पर्पस क्या था? सर दर्द को ठीक करना, वो क्या कर पा रही है? पेट दर्द को भी ठीक कर दे रही है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रग रिपर्पसिंग। यहाँ पे आप लोग को ध्यान ये रखना है कि वो ड्रग ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट हो, ऐसा कि नहीं कि हम उस ड्रग में कुछ चेंजेस करके कुछ नया ड्रग लेकर के आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो ड्रग ऑलरेडी उसी फॉर्म में पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज ड्रग रिपोजिशनिंग, मतलब इसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं? ड्रग रिपोजिशनिंग का मतलब कि उसी ड्रग को किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और रीप्रोफाइलिंग बोलेंगे मतलब उसको हम लोग क्या करें? रीप्रोफाइलिंग। अब उसको क्या है? प्रोफाइल चेंज कर देंगे। पहले ये काम कर पाता था, अब दूसरा काम भी कर पा रहा है, ठीक है ना। पहले कभी चल पाता था, अब दौड़ भी पा रहा है। इस तरह का प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? आपकी जो भी स्किल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। आपका भी कुछ प्रोफाइल होगा, जॉब प्रोफाइल होगा, तो ये भी एक पर्टिकुलर दवा का प्रोफाइल है। ओके, कि ये सर दर्द के लिए ठीक किया जा सकता है। अब उसका प्रोफाइल में चेंजेस आ रहा है, क्या है? सर दर्द के लिए तो ठीक करेगा ही करेगा, पेट दर्द भी ठीक कर सकता है। ऐसा कुछ अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग रिपर्पसिंग बोलते हैं। आई थिंक बहुत आम, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। ओके, और देख लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑल्सो नोन एज ड्रग रिपोजिशनिंग या फिर रिप्रोफाइलिंग आइडेंटिफाइज न्यू यूजेस फॉर ड्रग्स इनिशियली डेवलप्ड फॉर डिफरेंट मेडिकल कंडीशन। क्लियर है? किसी और मेडिकल कंडीशन के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन अब जो है वो किसी और चीज़ के लिए काम करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड ड्रग रिपर्पसिंग। आई थिंक सफिशिएंट है। मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2024। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसे आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए शाहरुख खान, बी रणबीर कपूर, सी पंकज त्रिपाठी या फिर डी विकी कौशल। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको 3 अक्टूबर की क्लास में डील किया गया था, ठीक है ना। तो आपको इनकेस नहीं आइडिया है तो आप जरूर वो क्लास को भी देखें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए एक हिंट सिंपल सा कि वो पर्टिकुलर एक्टर का काफ़ी फेमस मूवी आया था जिसका नाम था जवान, जिसके लिए उनको ये अवार्ड भी दिया गया। तो काइंडली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप आप लोग सबको ये आंसर पता चल गया होगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? फतह 360 मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सवाल क्या है? फतह हाल ही में खबरों में देखी गई फतह 360 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है?
आपके ऑप्शन है ए इराक, बी यूक्रेन, सी ईरान या फिर डी इंडिया। देखो हमको जहाँ तक लगता है आप लोग एक पर्टिकुलर कंट्री को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। पता है, आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे जा करके कुछ अपना दिमाग जरूर लगाओ। देखो इस तरह के आपको ना कॉन्शियसनेस, इस तरह का एप्टीट्यूड आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर कंट्री किस तरह के नाम का यूज़ करता है अपने मिसाइल्स या फिर अपने ड्रोन्स या फिर अपने वॉर इक्विपमेंट्स के लिए। ओके, तो देखो जो फतह 360 मिसाइल है ना, ये एक्चुअली ईरान का है, ठीक है ना। ये फतह ईरान का है। आई थिंक आपको इराक और ईरान इसी में कंफ्यूजन होना चाहिए। यूक्रेन तो एक मतलब समझ लो कि थोड़ा सा उसका जो नाम आएगा थोड़ा डिफरेंट आएगा। ओके, तो इराक और ईरान दो कंट्रीज में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था और सही आंसर ईरान है। ओके, इस तरह के नॉलेज आपको एग्जामिनेशन में एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। देखो क्या है, ईरान हैज़ डिलीवर्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM भी बोलते हैं हम लोग को शॉर्ट में, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कभी कभी क्या होगा ना, आपको SRBM का फुल फॉर्म आ जाएगा कि SRBM का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग SRBM बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जो कि एक एंगल से छोड़े जाने पे, ठीक है, वो हवा में पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूटेगा, मतलब पूरा एकदम एक्सप्लोड नहीं कर जाएगा, वो समझ लो 3 पार्ट में टूटेगा। एक इधर गिर के विस्फोट कर देगा, एक इधर गिर के विस्फोट करेगा और थोड़ा आगे जाके विस्फोट करेगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो क्रूज मिसाइल का क्या है, उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कभी भी ऑन द वे, मतलब वो निकला किसी फाइटर प्लेन को हिट करने के लिए। ओके, तो क्या है कि अगर ये फाइटर प्लेन कहीं भी जा रहा हो तो ये इसको फॉलो करेगा और इसको खत्म कर देगा। बोलने का मतलब वो मैन्यूवरिंग कर सकता है, ठीक है ना। कौन सा मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ये क्या है, ये एक तरह का क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना। थोड़ा इस तरह का होता है, इसमें डायनामिक्स होता है ताकि ये मूव कर पाए। और ये जो एंगल से हम लोग किसी एंगल से लॉन्च करेंगे, फिक्स एंगल से, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना, ये सब बेसिक्स है। तो जो फतह है वो एक तरह का कौन सा मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। फतह 360 जो कि, अच्छा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और है, ईरान बेसिकली ईरान हैज़ डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब उसने दिया है एक्चुअली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतह 360 टू रशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग जरूर, थोड़ा सा मिस हो रहा था कि ईरान ने बेसिकली ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतह 360 किसे दिया है, रशिया को दिया है, ठीक है ना। फतह 360, थोड़ा फतह 360 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो फतह 360 इज द प्रिसाइज एंड मोबाइल ईरानियन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अभी मैं इसी चीज़ का बात कर रहा था, SRBM कभी तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म में दे देगा और फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान का है, नाम क्या है मिसाइल का, फतह 360। डिजाइन फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, तो मिलिट्री और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्मा करने के लिए आपका ये मिसाइल बनाया गया। मिसाइल का बेसिकली काम तो भी यही होता है। अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं ना, मिसाइल का थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे जानते हैं कि आखिर किस तरह का मिसाइल है, क्या स्पीड है, क्या डिस्टेंस तक ये मार कर सकता है। और देखते हैं कि द वेट, कितना वजन है भाई इस मिसाइल का, तो 787 किलोग्राम, तो 787 kg का लगभग ये मिसाइल है आपका फतह 360। ओके, एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ मैक 3 to 4। ओके, मैक 3 to 4 मतलब कि कहीं ना कहीं ये साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे है, मैक 3 to 4, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि साउंड के स्पीड से ज़्यादा है। एक्टिव विथ सॉलिड फ्यूल इंजन, तो जो भी इसका इंजन है वो एक्चुअली सॉलिड फ्यूल पे काम करता है। इट इनेबल्स रैपिड डिप्लॉयमेंट विद अ रेंज ऑफ 120 to 300 किलोमीटर। तो बेसिकली कितने डिस्टेंस तक ये काम कर सकता है, तो ये 20 से लेकर के 300 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस पे काम कर सकता है। क्या कहते हैं हम लोग, इसका वेट देखें हम लोग, कितना वेट है, 787 kg है। आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को, 787 kg का मिसाइल है। अगर हम लोग बात करें स्पीड का, तो स्पीड आप लोग देख लिए 3 to 4 मैक एक्चुअली इसका लगभग स्पीड है। ओके, तो कहीं ना कहीं सुपरसोनिक रेंज में ये आ रहा है। ओके, और अगर हम बात करें कि उसको कितना डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं मार करने के लिए, आखिर कितनी दूरी पे कोई टारगेट हो तो हम लोग हिट कर सकते हैं, तो 120 से लेकर के 300 किलोमीटर तक के अंदर आपका कोई भी टारगेट रहा तो हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को फतह 360 मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ इंफॉर्मेशन और मिल रहा है। इट कैरीज अ 150 किलोग्राम वारहेड। वारहेड क्या होता है, देखो वारहेड बेसिकली क्या होता है ना, विस्फोटक, जो कि कहीं जाके हम उसको गिराएंगे तो वो ब्लास्ट करेगा और बहुत तबाही मचा देगा, ठीक है ना। तो लगभग 150 kg तक का हम लोग वारहेड लेके जा सकते हैं, किसके थ्रू, फतह
360 मिसाइल के थ्रू, ठीक है ना, याद रखना किस तरह का मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल मैन्यूवरिंग डिजाइन। बेसिकली बोला जा रहा है कि इसको इंटरसेप्ट करना मतलब कि इसको पकड़ में लाना कहीं ना रेडिएशन रेडार्स के थ्रू, और इसको हिट करना मतलब इसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा है, ठीक है ना। तो छोटे मिसाइल्स का फायदा ये होता है कि वो चुपके बचते बचाते निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एडवांटेज आपका किस में है, पता 360 मिसाइल में। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे मैन्यूवेरेबल क्या होता है। तो मैन्यूवेरेबल का मतलब होता है जिसको मूव किया जा सकता है, मतलब मूव करना, इसको चलाना, ओके, ध्यान, सिंपल यही चीज़ है। ओके, मैन्यूवेरेबल का मतलब किसी चीज़ को मूव करना। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट आपका। मूव करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइज के चैनल से जुड़ें। हम लोग कोशिश करते हैं आपको वही सब करंट अफेयर्स दिया जाए जो कहीं ना कहीं आपके 70 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।